हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। जैसा कि आप सबको पता है, नाबार्ड की नोटिफिकेशन अब आ चुकी है। नाबार्ड की नोटिफिकेशन आने के बाद में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड हैं इस एग्जाम को देने के लिए। तो आज हम लोग जानेंगे कि नाबार्ड का एग्जाम आखिरकार कैसा एग्जाम है, किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, क्या इसका सिलेबस है, क्या इसमें सैलरी है, और क्या जैसे सब लोग कहते हैं कि नाबार्ड में बहुत अच्छा पे स्केल हमें देखने को मिलता है, तो क्या यहाँ पे पे स्केल रहता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात आती है कि पहले अटेम्प्ट में अगर आप चाहते हो कि भाई हम इतनी अच्छी तैयारी करें कि आपका जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकल जाए, तो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट उसी पर डिस्कशन करेंगे। पूरा वन शॉट आपको समझ आ जाएगा क्या नाबार्ड है और कैसे आप उस एग्जाम को ग्रेड ए की जो हमारी टॉप मोस्ट जॉब है उसमें आप ऑफिसर पोजीशन पर काम कर सकते हैं। बिल्कुल, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं ना, वो सारे एक ही वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। और इवन अगर आप चाहते हैं कि रिसोर्सेज कौन कौन से जिन्हें हम फॉलो कर सकते हैं, वो सारी डिस्कशन भी हम लोग आज के सेशन में करने वाले हैं। तो आज का सेशन आप सब बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है फॉर द नाबार्ड एग्जाम। बिल्कुल, तो चलिए देखते हैं कि क्या है नाबार्ड और क्या आप इसमें अभी बिल्कुल हाल ही में जो अभी आप अगर देखोगे 2025-26 के सेशन के लिए हमारे पास जिसकी वैकेंसी है 85 वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। अगर मैं बात करूं आरडीबीएस के लिए, जिसके लिए आप अप्लाई करोगे, जर्नल पोजीशन, स्पेशलिस्ट पोजीशन, तो यहाँ पर अप्लाई जो है 85 वैकेंसी आउट हो चुकी हैं। अगर आप लीगल के लिए, बहुत टाइम बाद हमारे पास लीगल की भी जो है उसकी भी वैकेंसी आउट हुई है, जो आपके पास 2 वैकेंसी हमारे पास इस बारी लीगल के लिए भी आई है। तो ओवरऑल बात करें, नाबार्ड ने इस बारी ग्रेड ए यानी इन्होंने इस बारी 91 जो वैकेंसीज है वो आउट की हैं। बिल्कुल, और अगर हम नाबार्ड की बात करते हैं, नाबार्ड आप सबको पता है कि सबका ड्रीम जॉब नाबार्ड है। रीजन क्या है कि पहली चीज ये है कि आपको एक तो गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, दूसरा बहुत अच्छे कैडर की ये गवर्नमेंट जॉब है, तीसरा यहाँ पे जो पे स्केल है वो आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है, और चौथा आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली फार्मर्स के लिए क्या कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो यहाँ से। तो अब अगर हम नाबार्ड की बात करें, जैसे कि आप सबको पता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। इस पोजीशन के बारे में अगर हम बात करें, कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, तो सबसे पहले तो हमारे पास में ग्रेड ए यानी कि असिस्टेंट मैनेजर्स आते हैं। ग्रेड ए की अगर हम बात करते हैं तो इसमें असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपकी जो बैचलर्स है, बीएससी की डिग्री है, वो एग्रीकल्चर में होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। और यहाँ पे जो आपका मिनिमम परसेंट की अगर हम बात करें, 60% मार्क्स आपके होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, अगर आप एग्रीकल्चर में इस एग्जाम को देना चाहते हो। या फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो 2 इयर्स का जो फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन है वो आपका होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर इंस्टीट्यूशन से, किस फील्ड में, एग्रीकल्चर की फील्ड में, अगर आप एग्रीकल्चर में नाबार्ड का एग्जाम देना चाहते हैं तो। दूसरा, एज लिमिट की बात करें, अगर आपकी उम्र 21 से 30 साल तक की है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। अब इस एग्जाम में भी अगर मैं बात करूं क्या एज रिलैक्सेशन है, तो एज रिलैक्सेशन में बेसिकली जो जितने भी यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ओबीसी एप्लीकेंट्स के लिए, तो उनके लिए 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलता है। दूसरी बात करते हैं कि 5 साल का जो एज रिलैक्सेशन है वो आपका SC ST कैटेगरी के लिए देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर कोई कॉन्टिन्यूसली मिलिट्री सर्विस में है उसमें भी एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप सामने देख सकते हो अलग अलग कैटेगरी के लिए आपको अलग अलग ईयर्स का जो एज रिलैक्सेशन है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अगर आपकी भी डिग्री एग्रीकल्चर में है तो आप बिल्कुल इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा, जैसा कि हमने कहा कि इस एग्जाम के लिए सबसे हाई मोटिवेशन जो होती है वो सैलरी होती है। तो सैलरी की अगर हम बात करें, इस टाइम पे जो सैलरी है वो 44,500 है अगर हम बेसिक की बात करें। लेकिन इस सैलरी में ये सिर्फ बेसिक सैलरी है, बहुत सारे पर्क्स हैं, बहुत सारे अलाउंसेस हैं जो इस सैलरी में इंक्लूडेड हैं। अलाउंसेस में जैसे कि आप घर से रिलोकेट करते हो उसका अलाउंस आता है, फर्नीचर का अलाउंस यहाँ पे आता है, मेडिकल अलाउंस यहाँ पे आता है। तो कुछ अलाउंस आपको यहाँ पे मंथली बेसिस पे मिलते हैं और कुछ अलाउंस आपको यहाँ पे ईयरली बेसिस पे मिलते हैं। कुछ अलाउंस ऐसे हैं जो आपको 5 साल में एक बार मिलते हैं। तो उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं कुछ अलाउंस हमने यहाँ पे आपको दे दिए हैं। जो ग्रॉस सैलरी है वो आपकी ऑलमोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं 1,11,674 के आसपास आती है। और इसमें भी अगर हम देखें बहुत सारे ऐसे अलाउंसेस हैं जो मंथली अलाउंसेस हैं, बहुत सारे आपके ऐसे अलाउंसेस हैं जो आपके ईयरली अलाउंसेस हैं। तो उनकी बात ना करते हुए ग्रॉस सैलरी अगर हम देखें, कुछ डिडक्शंस भी यहाँ से होंगी, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे जो सैलरी है आफ्टर डिडक्शंस 1 लाख के पार तो देखने को मिलती ही मिलती है नाबार्ड में। अगली बात करते हैं कि अब
जब हमने ये एग्जाम देना है, कैसा एग्जाम का पैटर्न होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि कैसे कैसे सब्जेक्ट्स यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जब हम देखें, अगर हम इसके एग्जाम में फेज 1 की बात करें, जैसे आपके सामने लिखा है फॉर फेज 1, अगर हम बात करते हैं तो फेज 1 में यहाँ आपके पास होंगे खूब सारे, यानी कि पार्ट्स की मैं बात करूं, जैसे कि आपके पास यहाँ पर 8 पार्ट्स हैं, जिसमें आपके पास सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, इन पहले पार्ट्स को भी मैं दो वे डिवाइड करती हूँ। एक आपके पास आएगा मेरिट सेक्शन और एक होगा नॉन मेरिट सेक्शन। यानी कि आप आगे फेज 2 के लिए जा रहे हैं या नहीं जा रहे, वो ये पार्ट डिसाइड करेगा आपका मेरिट सेक्शन। अब मेरिट सेक्शन में अगर हम कुछ सब्जेक्ट्स देखें, जैसे कि आपका आता है इसमें जीके, ईएसआई इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, एंड एआरडी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो ये आपका जो पार्ट है ये आपकी मेरिट डिसाइड करेगा फेज 1 में कि आप आगे जा पा रहे हैं, फेज 2 के लिए एप्लीकेबल है, वो जो कट ऑफ है वो क्लियर की है या नहीं की। फिर इसके बात करें नॉन मेरिट सेक्शन की, जिसमें आपके पास कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि इंग्लिश हो गया, क्वांट्स हो गया, इसमें रीजनिंग हो गया, क्यू आर, जिसको मैं क्यू आर ई लिख देती हूँ, क्यू आर ई। इसके साथ आपके पास होता है डिसीजन मेकिंग, द पार्ट जिसमें आप लोग, बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, बट वो इसी पार्ट के कारण फेज 2 में जा नहीं पाते। और लास्ट अगर आपके पास है 5वां सब्जेक्ट, वो है कंप्यूटर अवेयरनेस, यानी कि ये 8 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे फेज 1 के लिए। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, कितने मार्क्स होंगे और कितनी उसमें नेगेटिव मार्किंग है, वो बिल्कुल सामने लिखी है कि 1/4 इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो होती है। ठीक है भाई, अब आपने फेज 1 क्लियर कर लिया, जो पांचों आपके 8 सब्जेक्ट्स थे, 5 नॉन मेरिट के, 3 मेरिट के, आपने वो क्लियर कर लिए, आपकी मेरिट में भी नंबर आ गया, जिस कारण आप आगे फेज 2 में जो है वो आगे हैं। ये आपके सामने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने, 8 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से जो नीचे वाले 3 हैं ये आपके मेरिट सेक्शन के हैं, और जो ऊपर 5 हैं, डिसीजन मेकिंग हो गया, क्यू आर ई और कंप्यूटर नॉलेज, जिसके ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, ये मार्क्स हैं। पेपर बिल्कुल आपका बाइलिंगुअल आएगा, केवल इंग्लिश को छोड़ के, बाकी दोनों जो है वो आपके बिल्कुल बाइलिंगुअल, इंग्लिश हिंदी, अब जिसमें कंफर्टेबल आप कर सकते हैं। और एक खास बात क्या है कि यहाँ पर आपके पास कंपोजिट टाइम आपको मिलेगा 120 मिनट का सारे एग्जाम के लिए। तो टोटल मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो आपके सामने है। अब आप फेज 2 की अगर बात करेंगे कि भाई फेज 2 में कैसा रहेगा, तो फेज 2 में आपके पास, जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर आपके पास क्वालिफाइंग सेक्शन और मेरिट सेक्शन, ये होंगे वो सब्जेक्ट जो आपके मेरिट बनाएंगे कि आप उस मेरिट लिस्ट में किस नंबर पे आ रहे हैं। और अगर हम एट द एंड बात करेंगे फेज 2 इंटरव्यू, आपके कितनी जो है मेरिट आपकी वहां पर बन रही है। इसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है फेज 2। यहां से हमारा शुरू होता है फेज 2। फेज 2 में हमारे 3 सब्जेक्ट जो हैं वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। वो कौन से सब्जेक्ट हैं? क्योंकि अगर आप नाबार्ड की जॉब नेचर के बारे में समझोगे, या जॉब नेचर से मैं कहूं पहले कि अगर आप उसकी वर्किंग समझोगे, तो नाबार्ड का काम है कि केवल उसने एग्रीकल्चर पे फोकस नहीं करना। ये बहुत बड़ा मिथ है कि केवल एग्रीकल्चर वाला बच्चा ही नाबार्ड में आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं। क्या इसकी एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी क्या है कि एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, तो बहुत सारे बच्चे होटल मैनेजमेंट हो गया, अलग अलग डाइवर्स फील्ड से जिनकी भी ग्रेजुएट है वो अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जब आप फेज 2 में देखोगे, आपके पास 3 सब्जेक्ट आते हैं और तीनों आपके मेरिट डिसाइडिंग है। पहला आएगा इंग्लिश। इंग्लिश का आपका एग्जाम होगा पहले, जिसमें आपके पास डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होगा आपको वो देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर केवल इंग्लिश का रहेगा। बाकी आपके दोनों एग्जाम जो है, यानी कि दोनों पार्ट, उसमें ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और डिस्क्रिप्टिव भी होगा। बात करें तो यहाँ पर आपके पास 3 क्वेश्चन, ये मार्क्स हैं, इतना टाइम, और आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव वे में, यानी कि कीबोर्ड पे टाइप करके आपको उनके आंसर्स देने होंगे। सेकंड पार्ट आता है, आपको थोड़ा एक ब्रेक मिलेगा। इसके बाद आपका होगा दूसरा हमारा इकोनॉमिक सोशल इश्यूज और एआरडी, क्योंकि नाबार्ड बहुत अच्छा खासा जो काम है वो इस पार्ट के लिए भी करता है, इकोनॉमिक सोशल इश्यूज और एग्रीकल्चर में भी लोन प्रोवाइड करना, ये सब। तो यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्टिव भी होंगे, डिस्क्रिप्टिव भी होंगे। अब खासियत क्या है कि यहाँ पर आपके पास डिफरेंट मार्कर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, यानी कि यहाँ पे कुछ आपके पास होंगे 1 मार्कर और कुछ होंगे आपके पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, ये नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन भी वो 2 मार्क्स में आपसे पूछ लेता है। यहाँ पर आपके पास दोनों सब्जेक्ट के 15-15 होंगे, आपके पास इकोनॉमिक सोशल इश्यूज के ऑब्जेक्टिव और एआरडी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 15 और 15, कुल आपके पास बन गए हैं यहाँ पर 30 क्वेश्चन, जिसके मार्क्स इतने, टाइम आपको इतना मिलेगा। और इसी के साथ आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव में भी आपके पास 2 क्वेश्चन आपको, यानी कि टोटल 4 होते हैं, आपको उसमें से 4 आपको मिलेंगे क्वेश्चन, आपको करने हैं।
यहाँ पे आपके पास एक होगा कि आपको 15 मार्कर का क्वेश्चन करना है, टाइप डिस्क्रिप्टिव पेपर है एआरडी का, और दूसरा ईएसआई का। सिमिलर वे में एक आपके पास होगा 10 मार्कर का क्वेश्चन, जो आपको एक करना है एआरडी का और एक करना है ईएसआई का। ये पूरा मैंने आपको एक सिंपल से वे में बता दिया कि भाई नाबार्ड का फेज 2 की बात करोगे तो पूरा इसका जो एग्जामिनेशन है कैसा होगा। वो आपको 6 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। ये पूरा समझाने वाली बात थी, जिसमें 2 ईएसआई एआरडी के 15 10 मार्कर और दूसरा हमारा ईएसआई आरडी के 10 मार्कर क्वेश्चन। 15 और 10 मार्क के आपके पास दो क्वेश्चन होंगे। कितना टाइम, कितने मार्क्स आपके सामने सब लिखा है, और ये भी आपका बिल्कुल वैसे ही डिस्क्रिप्टिव होगा, इंग्लिश हिंदी, यानी कि यहाँ पे आपको जो भी होगा इधर इंग्लिश हिंदी आपको करना होगा। ठीक है, ये था हमारा कि फेज 1 फेज 2। अब बात आती है कि इसके बाद आपके पास आएंगे इंटरव्यू। इंटरव्यू वो पार्ट है जहां पर आपको 1 to 1 इंटरेक्ट करने को मिलेगा। वो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन, जितने भी इनके फाइनेंशियल इंक्लूजन्स हो गए और जितने इनके लोन्स वगैरह हैं, वो सारे आपसे यहाँ पर पूछने वाले हैं। इनके एनुअल रिपोर्ट होगी, वो सब इससे आपके इंटरव्यू से पहले यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। अच्छा, ये आपके लिए वही लिखा है कि फेज 2 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या क्या मार्किंग स्कीम रहेगी इसकी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव जो भी हमने पीछे देखा। इंटरव्यू में बात करें तो इंटरव्यू जो कि यहाँ पे 50 मार्क्स की इंटरव्यू है, बट यहाँ पर वो आपसे जितने क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे इंटरव्यू में पूछने वाले हैं। और यहाँ से अब आपकी फाइनल इंटरव्यू के बाद जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो प्रॉपर आपको बताएगी कि भाई आपको किस लोकेशन पे, क्या उनका हेड ऑफिस मिल रहा है यानी कि रीजनल ऑफिस है, या कौन से ऑफिस में आपकी एलोकेशन वो लोग करने वाले हैं। तो ये था हमारा नाबार्ड का एग्जामिनेशन को लेके कि एग्जाम आपका कैसे होगा, क्या इसकी एलिजिबिलिटी होगी, कितने स्टेजेस में, कितने चरण में ये एग्जामिनेशन आपका पूरा हेल्ड किया जाएगा, क्या क्या इसमें सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, फेज 1 फेज 2 में कितने होंगे, और इंटरव्यू आपकी कैसे, कितने मार्क्स की और किस भाषा में। तो भाषा भी आपकी बिल्कुल दोनों रहेगी, इंग्लिश हिंदी, आपको वहां पे बिल्कुल कंफर्टेबल होकर अपना पूरा एग्जाम जो है वो देना है। बिल्कुल। और जैसा हमने डिस्कस कर लिया कि पैटर्न एग्जाम का कैसा रहने वाला है, अब हमें ये भी जानना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट में कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं या कौन सा सिलेबस यहाँ पे गिवन है। तो अगर हम सिलेबस की यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले इंग्लिश की बात करें, कुछ टॉपिक्स की या जनरल टॉपिक्स की मैं बात करूँ तो जैसे कि हमारे पास में ऐसे है, राइटिंग है, कॉम्प्रीहेंशन है ना, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए इंग्लिश में। जो भी हमारी बेसिक इंग्लिश है वो सारा पता होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव टाइप कैसे लिखते हैं सब कुछ आपको आना चाहिए। दूसरा, पेपर 2 की अगर हम बात करते हैं तो पेपर 2 में जैसे कि हमने कहा कि इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का पार्ट भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो अगर हम इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज की बात करें तो हमें इंडियन इकोनॉमी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि इंडियन इकोनॉमी कैसी है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कौन कौन से हैं इंडिया में, इन्फ्लेशन क्या है, या पॉवर्टी के इश्यूज क्या क्या है, पॉपुलेशन के ट्रेंड्स क्या हैं, रूरल बैंकिंग कैसी है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, एग्रीकल्चर हमें पूरा का पूरा आना चाहिए, इकोनॉमी की ग्लोबलाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, सोशल जस्टिस के बारे में पता होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पता होना चाहिए, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि जितनी भी ये चीजें कवर होती है ना ओवरऑल ईएसआई में, एआरडी में, वो सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पे हमें कवर करने पड़ेंगे। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे एआरडी और जो ईएसआई का सिलेबस है वो पूरा डिस्कस कर लिया है। अगर आपको और भी देखना है कि कौन कौन से और टॉपिक्स हैं तो मेरे सामने ये स्लाइड है, यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन को लेके ट्रेंड्स क्या क्या है उसके चेंज में, इश्यूज क्या है, चैलेंजेस क्या है हमारे पास पंचायती सिस्टम में, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, ये सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स हैं ना ये आपके ईएसआई एंड एआरडी में कवर होते हैं। अब बात करते हैं कि इसके लिए हमें कौन कौन से बुक्स हैं या आपकी रेफरेंस बुक्स हैं जिन्हें फॉलो करना चाहिए ताकि हमारी जो प्रेपरेशन है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाए। तो अगर हम रेफरेंस बुक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे पास में क्वांट्स के लिए जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक है, यहाँ पे एस चांद की बुक है एंड आर.एस. अग्रवाल की बुक है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं। रीजनिंग की बात करें तो मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, इस बुक को एस चांद की बुक है अगेन और अग्रवाल की बुक है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं। जनरल इंग्लिश की बात करें तो ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश की बुक है, इसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा अदर बुक्स की हम डिस्कशन करें तो अदर बुक्स में हमारे पास है, बिल्कुल, तो ये एक मेरी खुद की फेवरेट बुक है, ल्यूसेंट की कंप्यूटर की, बिल्कुल पतली सी बुक है, छोटी सी बुक है, और जितना इसको क्रिस्प आपको पढ़ना है ना ये सारी आपकी कवर हो जाएगी। बट इस बुक के साथ साथ मैं एक और चीज कहूंगी, आप एक दो जो अच्छी खासी मैराथन्स है सिर्फ वो अटेम्प्ट करिए। आपका सारा का सारा जो, क्योंकि हमें पता है कंप्यूटर कोई ज्यादा वेटेज तो नहीं, बट फिर भी 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन है हमारे पास कंप्यूटर के। तो ये ल्यूसेंट की बुक सच में बता रही हूँ इतनी सी बुक है, इसको ध्यान से पढ़ लेना, जितने क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं प्लस 2-3 अच्छे चैनल से जो इनकी मैराथन्स लगा लेना, आपका आराम से कंप्यूटर का कवर हो जाएगा।
आगे देखें तो हमारे पास, अच्छा ये भी कंप्यूटर की बुक है, आप फॉलो करना चाहते हैं तो बिल्कुल, बट मेरी प्रेफरेंस के लिए आप ल्यूसेंट की बुक जरूर जाना। उसी में एमसीक्यूज लगाने के लिए ये आपके पास ऑब्जेक्टिव की हमने मेंशन कर दिए, ताकि अगर किसी को परचेज करनी है, पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव लगाने हैं, तो बिल्कुल आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। ये भी है, जो भी आपको इनमें से लगे आप इसको बिल्कुल पढ़ सकते हैं। दोनों हमारी बेस्ट बुक है जब हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं, कंप्यूटर के बाद हमारे पास आता है डिसीजन मेकिंग। एक वो पार्ट, मैं हमेशा बोलती हूँ, एक ये वो पार्ट है जो आता भले 10 क्वेश्चन है इसमें, पर बच्चे वो 10 क्वेश्चन भी, 10 मार्क्स भी यानी कि अटेन नहीं कर पाते। और इसकी अगर हम कट ऑफ की बात करें, जो बिल्कुल 1.25 2 10 में से इतनी जाती है, बट वो भी नहीं क्लियर होता। इसीलिए ये गलती, जब आप तैयारी कर ही रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखना कि डिसीजन मेकिंग जो है उसको बिल्कुल स्किप मत करना। ये बुक है, बहुत अच्छी बुक है ये वाली, इनकी पढ़ना, डिसीजन मेकिंग एसेंशियल। अगेन इसके लिए भी यही है कि साथ में मैराथन जो है 1 2 3 4 घंटे, जो भी 1 2 3 घंटे की मैराथन हुई वो जल्दी से सुनिए और आपका आराम से आप ये डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ हमारे पास आता है इंडियन इकोनॉमिक्स। ये भी अच्छी बुक है, बट अगर आप ईएसआई को अच्छे तरीके से इवेल्युएट कर रहे हो तो आपको पता होगा कि ईएसआई में स्टैटिक का पार्ट आता ही नहीं है ज्यादा। स्टैट हमारा जो है ईएसआई में सारा डायनेमिक, अगर आपने पिछले कुछ सालों में एनालाइज किया होगा तो हमें पता है कि इसमें ज्यादातर हमारे पास पीआईबी के डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं। इसलिए ये बुक है कि अगर आप इसमें स्टैटिक का कवर करना चाहते हो तो ये एक बेहतरीन बुक है ईएसआई के स्टैटिक के लिए, क्योंकि हम ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी हमें स्टैटिक का नहीं पढ़ना। अगर हमारे 40 में से, फेज 1 की अगर मैं बात करूं, 40 में से अगर हमारे 10 क्वेश्चन भी फंस रहे हैं स्टैटिक के, तो उसके लिए नितिन सिंघानिया की बहुत अच्छी बुक है जो आप ईएसआई, इकोनॉमिक सोशल इश्यूज के लिए फॉलो कर सकते हैं। आगे हमारे पास आता है एआरडी। बिल्कुल, अगर हम एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आपको पता है यहाँ पे नाबार्ड के एग्जाम में जो एग्रीकल्चर पूछा जाता है वो बहुत ही बेसिक एग्रीकल्चर पूछा जाता है। ऐसे नहीं कि आपको बहुत ही डेप्थ में चीजें पढ़नी है, लेकिन आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। तो अगर आपको एग्रीकल्चर के लिए कहीं से रिविजन करना है तो 2 बुक्स को आप रेफर कर सकते हैं। एक बुक जो हर एग्रीकल्चर स्टूडेंट पढ़ता है, नीमराज सुंदा वाली बुक है, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। दूसरा जो अरुण कात्यायन वाली बुक है एग्रीकल्चर के वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, उस बुक को आप पढ़ सकते हो। उस बुक से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो एमसीक्यूज को। तो बेसिकली इन बुक्स के साथ में अगर आप शुरू करना चाहते हो अपनी तैयारी या आप रिवीजन करना चाहते हो चीजों का, तो इन बुक्स को आप फॉलो कर सकते हो और डेफिनेटली ये आपको नाबार्ड की प्रिपरेशन में बिल्कुल अच्छे से हेल्प करेगा। तो आगे अगर हम बात करते हैं, अभी तक हमने जितनी चीजें डिस्कस की हैं, हमने डिस्कस कर लिया है कि क्या नाबार्ड का एग्जामिनेशन है, क्या इसमें आपको सैलरी देखने को मिलती है, क्या इसके पर्क्स हैं, कैसा इसका एग्जाम का सिलेबस रहता है, कैसा एग्जाम का पैटर्न रहता है और कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन अब भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को हमें बता सकते हैं और हम ट्राई करेंगे आपके डाउट को पूरी तरह से रिजॉल्व करने का। बिल्कुल। अच्छा, तो एक जो हमारा पार्ट था वो स्किप हो गया, वो पार्ट था आपका जीके का, क्योंकि हमने जीके की कोई बात ही नहीं की कि कौन सा सोर्स और कहाँ से हमें पढ़ना है। तो जीके के लिए सबसे पहली बात तो आती है कि जीके एक वो नेवर एंडिंग चीज है जो जहां से भी, कहीं से भी आपसे पूछी जा सकती है। अगर हम नाबार्ड एग्जाम की बात करें, वो जीके आपसे कोई सिंपल लेवल की नहीं, वो आपसे बहुत अच्छे लेवल की जो जीके है पूछते हैं। अगर हम जीके के रिसोर्सेज या सोर्स की बात करें तो सबसे बेहतरीन आता है कि जो पीआईबी की वेबसाइट है, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना नाबार्ड एस्पिरेंट के लिए। और वो पीआईबी की वेबसाइट को छोड़ दे बिल्कुल भी नहीं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इनकी साइट पे आपको रेगुलरली जो भी अपडेट्स आ रहे हैं, कुछ स्कीम्स आ रही हैं, ये सारी की सारी कवर करनी है। इसके अलावा न्यूज़पेपर की आदत डाल लीजिए। न्यूज़पेपर वो बात है जो बाकी एग्जाम में मैं कहूँ ना कहूँ, बट नाबार्ड के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि ये न्यूज़पेपर होगा और जो आपका इंग्लिश प्लस जीके दोनों में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये न्यूज़पेपर है और इसमें जितने आर्टिकल्स आते हैं उसमें एआरडी की अगर कोई आपको लग रही है कि हाँ ये अच्छी न्यूज़ है जो आप डिस्क्रिप्टिव में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल ये न्यूज़पेपर आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करने वाला, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। बिल्कुल मैम, ये आपने बहुत सी चीज बोली न्यूज़पेपर वाली, क्योंकि हर एग्जाम में ना करंट चीजें पूछी जाती हैं और अगर आप न्यूज़पेपर के साथ रेगुलर टच में रहते हो तो अप टू डेट रहते हो नॉलेज के लिए। बिल्कुल, तो ये पॉइंट तो बिल्कुल मिस नहीं करना है। बिल्कुल। तो इसी के साथ आपको अपना पूरा एक टेबल बना लेना है कि आज के दिन की, या एक वीकली मैं बोलूं कि डिफेंस की कौन सी न्यूज आई है,
कौन सी आपकी जो है अवार्ड्स को लेके है, कौन सी आपकी बुक्स को लेके है, कौन सी कोई अगर कोई इवेंट हुआ है उसको लेके है। इवन कई बार एग्जाम में किसी की डेथ के बारे में पूछ लेते हैं कि अभी किसी की डेथ हुई थी, क्या वो उनका प्रोफेशन क्या था, क्या करते थे। इसीलिए ये नाबार्ड का एग्जाम है, कोई छोटा मोटा वो खेल नहीं है। अगर सच में नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर लेवल बनना चाहते हो तो बढ़िया से अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर लीजिए। एक एक सब्जेक्ट पे अपनी बढ़िया से होल्ड जो है वो बना लीजिए। तो आई होप ये वीडियो में जितना इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारा नाबार्ड को लेके वो हमने आपको ट्राई किया, आपको पूरा अच्छे तरीके से समझाने का, हर बुक को लेके, हर एक एक सब्जेक्ट को लेके और उसका सिलेबस क्या रहेगा हमने आपके साथ वो भी शेयर किया। बिल्कुल, अब भी अगर कोई डाउट होगा तो तो जैसा कि बिल्कुल, हमने yes। कहा कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, और हम पूरी ट्राई करेंगे कि अगली वीडियो हम आपके उस डाउट को सॉल्व करने के लिए यूज करें। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसका एक लाइव सेशन भी हमारा बहुत जल्दी होने बिल्कुल वाला है। तो आप एग्रीकल्चर वाला का जो टेलीग्राम चैनल है उसके साथ भी कनेक्टेड रहिए, और एग्रीकल्चर वाला का जो यूट्यूब चैनल है उसके साथ भी कनेक्टेड रहिए, ताकि हम आपको एक फुल ऑन जितनी भी स्ट्रेटजीज एग्जाम को लेके है वो प्रोवाइड करवा सकें। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच एवरीवन। भाई